जमीन पे जो युद्ध है उसकी कीमत आसमान में की उड़ानों को अदा करना पड़ रहा है। द इंडो एडिटोरियल द प्राइस ऑफ अ वार फार अबव द ग्राउंड में आप सभी का स्वागत है। मान लीजिए आप चीफ सेक्रेटरी हैं, आप किसी भी जिले में हैं, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल के किसी बड़े पद पे हैं। अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है उसका मल्टी डायमेंशनल और रिपल इफेक्ट देखने को मिला है। आप समझ सकते हैं इसका कितना असर हो रहे हैं। और जो नीति निर्धारक हैं, जो एग्जीक्यूटर हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सारे अनसर्टेनिटीज़ को, ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंजेस आए उन सब को ध्यान में रखते हुए जो बेसिक नीड्स है, जो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है, उसको कर्ब करना। तो इस आर्टिकल में आइए जानते हैं कि क्या कुछ चैलेंजेज हैं हमारे एविएशन सेक्टर के पास, एयरपोर्ट और एयरलाइन से रिलेटेड सारी चीज़ों के पास। बने रहिए इस पूरे आर्टिकल में, पूरे एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ के आइए, एक बार बस रीड करिए, आपको बाकी आप इस पूरे एडिटोरियल में बने रहिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा, ग्राफिक के माध्यम से क्लियर होगा, वेल डिजाइन तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कि जितने भी जीएस पेपर मेंस का क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखा जाए तो जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा जियो पॉलिटिक्स, इंडिया वेस्ट क्राइसिस और बायलैटरल एग्रीमेंट से रिलेटेड गवर्नेंस रिस्पांस में। जीएस पेपर 3 के एविएशन सेक्टर, फ्यूल कॉस्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल जैसे मुद्दों में हमें ये लिखे जा सकते हैं मेंस के एग्जाम में। जीएस पेपर 4 के डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी में भी आएगा, दैट इज आवर एथिक्स पेपर। एंड ऐसे में ग्लोबलाइजेशन अंडर कन्फ्लिक्ट रिजिलेंस, क्योंकि ये जो भी इशू हम देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल ऑर्डर की कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रख करके ही है। प्रीलिम्स में वेस्ट एशिया को लेकर के मैपिंग से सवाल पूछे जा सकते हैं, फ्यूल और जेट फ्यूल और एटीएफ जो होते हैं उसके बारे में, और फिर बहुत सारी चीज़ें पूछे जा सकती है। सवाल कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, बस इतना ही ध्यान रखना है इस स्लाइड में कि फ्लाइट डिले हो रहे हैं, पहले टाइम पे होता था, फिर डिलेड आ गया, फिर रिशेड्यूल्ड हो गया। इस तरह के इश्यूज़ ईरान के वार जो हुए हैं उससे जो इकोनॉमिक और ऑपरेशनल इशू हुआ है एविएशन सेक्टर में वो हो रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए डिले, रिशेड्यूल्ड और ऑन टाइम है क्योंकि वेस्ट एशिया में एयर स्पेस पे रिस्ट्रिक्शन हुआ है, इसकी वजह से रूट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं एयरपोर्ट का जो बोर्ड है वो चेंज हो रहा है, रीरूट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेस में रिस्ट्रिक्शन है ग्लोबल एविएशन डिसरप्शन की वजह से। और इस वजह से आप देखते हैं जो फ्लाइट है 2 घंटे से 8 घंटे भी हो रहे हैं, और बहुत सारे कॉरिडोर है जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से वो नो फ्लाई जोन बन चुका है। तो आप जो सोचते हैं कि यहाँ से इधर ऐसे डायरेक्ट चला जाता था वो ऐसे घूम करके लॉन्ग आवर बना जा रहा है। ठीक है, लंबा रूट जाने का मतलब है कि ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, ज़्यादा जो है एफिशिएंसी कम होगी, और इससे जो प्रॉफिट मिलना चाहिए एविएशन सेक्टर को वो उनको नहीं मिल पाएगा। और इस वजह से आप एक और चीज़ है कि इस क्राइसिस की वजह से सिर्फ नो फ्लाई जोन का मामला नहीं है, हायर रूट लेंथ होने की वजह से जो फ्यूल प्राइस है वो भी तो बढ़ रहा है। तो जेट फ्यूल प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर से हाई रूट लेंथ हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा। और फ्यूल कॉस्ट जो है टोटल एयरलाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट का 25 से 40% है। बात क्लियर हो रहा है? कनेक्टेड हो रहा है डॉट, हमारे साथ समझेंगे। ठीक है, उधर आपका नो फ्लाई जोन है, इसके वजह से लॉन्ग रूट आवर, उसमें आपका तेल का खपत होगा। दूसरा तेल का खपत कहाँ से होगा? जेट फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और प्राइसेस जो है फ्यूल जो है 25 to 40% एयरलाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट का आता है। तो मार्जिन जो है आपका क्या हो जाएगा? मार्जिन जो है एयरलाइन का जो नेट मार्जिन है रेयरली एक्सीड 3% to 8%। ठीक है, उससे ज़्यादा उनको लाभ होता ही नहीं है, तो लोअर मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तो इंडस्ट्री स्ट्रेस करेगा। क्लियर है? नाउ अब न्यू नॉर्मल क्या है? तो इनएफिशिएंसी जो है रूटीन बन चुका है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो ये युद्ध है वो कब रुकेगा। यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है इसका कोई सर्टिनिटी नहीं है, तो टेंशन तो हमेशा होता ही रहेगा। अगर युद्ध रुक भी जाता है तो भी जो हालात होंगे वो आसान नहीं होंगे, और युद्ध अगर आगे बढ़ता है तो भी आसान नहीं होंगे। मतलब इनएफिशिएंसी एक रूटीन बन चुका है। टेम्पोरेरी जो रीरू रूटिंग हो रहे हैं वो एक नया एयर लाइन का ऑपरेटिंग मॉडल बन जाए कि भाई आपको रीरूटिंग करना पड़ सकता है प्लान बी और सी के तौर पे, और ये एक नॉर्मलाइजेशन दे रहा है इनएफिशिएंसी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे समझा कि हाई फ्यूल बर्न
सॉरी, एक्सटेंडेड टर्न आउट टाइम्स जो है बढ़ जाता है कि आप यहाँ गए फिर वापस आने में आपको समय लगेगा। क्रू कोस्ट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट का यूटिलाइजेशन जो है वो घट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका नेटवर्क डिजिटलाइजेशन हो गया, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता नहीं है। अब पॉसिबल एस्केलेशन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रप्शन क्या है? एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आप जब, जैसा मैंने बताया कि युद्ध अगर रुक भी जाता है या फिर आगे बढ़ता है तो वाइडर एयर स्पेस क्लोजर रहेंगे, ठीक है। एनर्जी मार्केट में डिस्ट्रप्शन लगातार रहेगा और फ्यूल प्राइसेस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और इस तरह का जो जियोपॉलिटिकल एंग्जाइटी है वो डिमांड फिर कम करेंगे, एयर ट्रेवल कम हो जाएगा और फ्लाइट नेटवर्क जो है वो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटर कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर पे, राइट, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लाइट नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये आप अगर हम देख सकते हैं तुलना कोविड-19 के पेंडेमिक शॉक से, क्या था, तो वहाँ जो डिमांड था वो हेल्थ के वजह से था। हमारे साथ बोलेंगे किसके वजह से था, ध्यान से समझिए, हेल्थ की वजह से था। तो वहाँ क्या इशू था, डिमांड इशूज़ था, डिमांड के इशू की वजह से कंट्रैक्ट हुआ था चीज़ें। यहाँ क्या है, वार शॉक है, करेंट, यानी यहाँ पे क्या है कि सेवियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होने की वजह से कीप ऑपरेटिंग बट सेवियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है। कॉस्ट शॉक हो गया, मार्जिन रीजन हो गया, प्रॉफिट आपका कम हो गया और अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अनसर्टेन डिमांड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वार क्राइसिस की वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि कोस्ट इंड्यूस्ड कंट्रैक्शन है, ये लागत प्रेरित संकुचन है। वहाँ कंट्रैक्शन डिमांड इशूज थे, डिमांड इंड्यूस्ड थे, और यहाँ कोस्ट इंड्यूस्ड थे। कोस्ट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके लगातार जो है नो फ्लाई जोन होने की वजह से रीरूटिंग हो रहे हैं। और दूसरा हमने क्या बताया, बताइए, कि फ्यूल के प्राइसेस भी आपके बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी आपका क्रू कॉस्ट बढ़ रहा है। आपका ये जो लॉन्ग आवर जर्नी हो रहे हैं, जो टर्न आउट टाइम्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये जो मार्केट, एनर्जी मार्केट डिस्ट्रप्शन है, इस वजह से जो इनसिक्योरिटी आप कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है, तो इनसिक्योरिटी की वजह से जो आपका डिमांड है वो डैम्पेन हो रहा है। क्लियर है? अब इंडिया के लिए स्पेसिफिक वर्डन क्या है, ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा इस पर अफेक्टेड होगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात करें इंडिया में, तो वो ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, गवर्नमेंट लेती है टैक्स। और जो ग्लोबल प्राइस शॉक जो हो रहा है वो जो है इस पूरे टैक्स को कंपाउंड कर देता है जब करेंसी डिप्रिशिएट करता है। करेंसी डिप्रिशिएशन का मामला क्या है कि मान लीजिए $1 100 के बराबर है, और इमेजिन कर लीजिए कि रुपी डिप्रिशिएट कर लिया, 120 रुपया हो गया। आप ध्यान से समझिएगा कि $1 100 था पहले, करेंसी डिप्रिशिएट मतलब रुपया गिरा, मतलब वही चीज़ को खरीदने के लिए आपको 120 रुपया लगाना पड़ेगा, तो रुपया कमज़ोर हुआ। और मान लीजिए कि फ्यूल का कीमत $1 है, ठीक है, मार्केट प्राइस किसी भी ATF का, तो अब आपको पहले 100 रुपया लगाना पड़ता था $1 वाले ATF फ्यूल को खरीदने में। अब वही चीज़ को हाइपोथेटिकल आप इमेजिन कर रहे हैं कि 120 रुपीज़ आपको देना पड़ रहा है। तो ये इससे क्या हो गया कि करेंसी डिप्रिशिएशन आपके लिए और एक अलग लफड़ा क्रिएट कर दिया, और एक टेंशन क्रिएट कर दिया, आपके जो इश्यूज था उसको प्राइस का कंपाउंड कर दिया। और ये जो प्रेशर है का पूरा कॉन्फ्लुएंस है, जो आपका ये डिमांड कम हुआ है, टर्न अराउंड टाइम कम बढ़ गया है, आपका रीरूटिंग हो रहा है, क्रू कॉस्ट बढ़ गया है, ग्लोबल प्राइसेस जो है बढ़ रहे हैं फ्यूल के, राइट, आपका टैक्सेशन है। तो ये सारी चीज़ें जब कन्फ्लुएंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके की जो पूरी इश्यूज़ है, मतलब जो फाइनेंशियल रेजिलियंस कैरियर है वो रिस्क पे डाल दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ समझा दिया मैंने कि जब टैक्स बढ़ेगा तो फ्यूल, एक्सपेंसिव फ्यूल जो इनपुट के तौर पे है वो बढ़ जाएगा। करेंसी डिप्रिशिएट करने से जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं फ्यूल वो ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा, कीमत उसका बढ़ जाएगा। और जब डिमांड कम होगा तो कम पैसेंजर होंगे तो प्राइस जो है आपका सेंसिटिव हो जाएगा, प्राइस आप बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा कि जितना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। लो प्राइसिंग पावर कैनॉट फुली पास कॉस्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। अब है कि सवाल कि अब इस आपदा में अवसर क्या है, संकट में अवसर क्या होगा। तो क्राइसिस कैन क्रिएट लैटेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ छुपे हुए अवसर है जिसे हमें ध्यान रखना है। यहाँ सिंपल ये कह रहा है कि भाई आप जो ये नो फ्लाई जोन हुआ है तो आप इसी रास्ते पे क्यों डिपेंडेंट हैं, आपको रिकन्फिगर करना चाहिए, है ना, आपको पुनर्संरचना करना चाहिए, रूट जो है उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए,
और भी दूसरे रूट्स जो है लिया जाए। जो एक जियो पॉलिटिकल कॉरिडोर पे आप डिपेंड कर रहे हैं ट्रेवल करने के लिए, उसको उसकी निर्भरता को ख़त्म कर दीजिए। आप अल्ट्रा जो लॉन्ग हॉल कार एयरक्राफ्ट है जो लंबा ट्रेवल कर सके उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, राइट। और जो बाईपास ट्रेडिशनल ट्रांजिट हब है उसको बाईपास कर देगा और एक अल्टरनेटिव एविएशन हब बनाएगा। और ये जो कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन है उसके बाहर जैसे तुर्किया है, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे हमें एक अल्टरनेटिव एविएशन हब बनाने की ज़रूरत है। मतलब एक ऐसे समझिए कि आउटसाइड कन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन पे अल्टरनेटिव एविएशन हब बनाने की ज़रूरत है, ट्रांजिट हब बनाने की ज़रूरत है। ये जो वन जियो पॉलिटिकल कॉरिडोर पर डिपेंडेंसी है उसको कम करना और रूटिंग स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाई करना। और यहाँ पे अब कह रहा है पॉलिसी रिफॉर्म क्या होना चाहिए इंडिया में। तो पहले तो भाई ये जो ATF का टैक्सेशन है उसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, सीइंग द नीड ऑफ द आवर। और जो बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट्स है उसको रीनेगोशिएट किया जाए। हो सकता है किसी कंट्री के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है अभी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, तो उसको कंड्यूसिव बनाना चाहिए। जो अल्टरनेटिव ट्रांजिट हब की बात हुई है अभी, तो वो सब एग्रीमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। और विथ फोरसाइट इंडिया कैन बिकम एन अल्टरनेटिव नोड इन ग्लोबल एविएशन। इंडिया एक अल्टरनेटिव नोड बन सकता है ग्लोबल एविएशन में। ये यहाँ पे क्या है, तो क्राइसिस है, रिकैलिब्रेट करके रूट डाइवर्सिफाई करना चाहिए, नए हब्स बनाने चाहिए। इंडिया भी एक नया हब बन सकता है, अल्टरनेटिव नोड बन सकता है, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया है, ठीक है। तो जियो पॉलिटिकल अब बाह्य चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाहर में कुछ हो रहा है हमको क्या मतलब है, हम अपना काम कर रहे हैं, नहीं। जियो पॉलिटिक्स अब एक बहुत बड़ा स्पेशली ऑयल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस को लेकर के मद्देनज़र रखते हुए बहुत बड़ा नाउ हैज़ बिकम ए इंटरनल इशू, इंट्रिंसिक, राइट। जो आप कह सकते हैं कि हमारे आंतरिक जो है दबाव बन चुके हैं ये। इसको अब जो है मतलब ये समझना कि ओल्ड एजम्पशन ऑफ प्रिडिक्टेबल स्काई इज अनसेटल्ड। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि आकाश में ऊपर क्या होगा, एविएशन सेक्टर में क्या होगा, मतलब ये एजम्पशन प्रिडिक्टेबल है, हमको यहाँ से यहाँ जाना होगा वो तो चल ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अब नई सिनेरियो को ध्यान में रख करके अपने नीति को बनाना चाहिए, रिकैलिब्रेट करना चाहिए। और ये बात समझना चाहिए कि जो अब जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें ये फ्रैक्चर्ड जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये नॉर्मलाइज हो गया है इनएफिशिएंसी। हमारा जो ये अनसर्टिनिटी है वो नॉर्मलाइज हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमें सिनारियो के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी चाहिए। जो डायनेमिक प्राइस है वो ध्यान रख करके स्ट्रेटजी में फ्लेक्सिबिलिटी करनी चाहिए, रूट डिस्ट्रप्शन, कोस्ट प्रेशर, नेटवर्क रीडिज़ाइन, न्यू एविएशन ऑर्डर पे काम करना चाहिए। तो हमने यही सारी बातें बताई कि वेस्ट एशिया एयर स्पेस में ईरान वार की वजह से रीरूट फ्लाइट हो रहे हैं, 2 से 8 घंटे लग रहे हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा फ्यूल बर्न हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रहा है, हायर फेयर इसके वजह से किया जा रहा है, ज़्यादा कंज्यूमर पे आप पास भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे और डिमांड कम हो जाएगा, प्लस कैंसिलेशन हो रहे हैं फ्लाइट के। तो हमने यहाँ बताया कि फ्यूल जो है एयरलाइन ऑपरेटिंग कॉस्ट का 25 से 40% कवर आता है। और फ्यूल 3 तरीके से इस पे बढ़ रहे हैं। एक तो टैक्सेशन है, ऊपर से आपका ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। तीसरा जो करेंसी डिप्रिशिएशन है, तो इंपोर्ट जो कर रहे हैं फ्यूल है वो हाई हो रहा है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बताया। जेट फ्यूल में इतना से इतना बैरल जो है इंक्रीज किया प्राइस, तो नेट जो मार्जिन है वो मात्र 3 to 5% ही प्रॉफिट मार्जिन एयरलाइन के पास रह जा रहा है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी दे रहा है इस पूरे इंडस्ट्री को, ठीक है। तो दैट्स ऑल विच वी सिनारियो प्लानिंग की बात हुई, डायनेमिक प्राइसिंग हो गया, रूट डाइवर्सिफिकेशन, नए हब बनाने की जरूरत है, इंडिया एक अल्टरनेटिव नोड पे बन सकता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम हियर। सो मास्टर माइंड मैप में हमने जो जितनी बातें यहाँ पे कही है वो आप देख लीजिए, आप यहाँ रिवाइज कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी इन इंडियाज़ LPG सप्लाई मॉडल। अभी जो हमारा एनर्जी क्राइसिस अभी हमने देखा है एविएशन सेक्टर में है, तो LPG को लेकर के अभी जो बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था इसमें पढ़ना है। अब देखिए एक सवाल समझिए जब LPG सप्लाई इशूज़ है हमारे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, एग्जाम्स के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसमें 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो ने ऐड किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस आर्टिकल विच वी डिस्कस्ड। सेकंड कि हमारा इस पूरे आर्टिकल में कुछ केस स्टडीज़ हैं और आप कह सकते हैं डाटा है या इलिस्ट्रेशन है। तो यहाँ से अगर हम अपने नोट्स बना करके मेंस को बेहतर किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि हम पूरी आर्टिकल को ग्राफिक से ईजिली वे में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए इस आर्टिकल में। पहले समझते हैं किस पेपर में हमें पढ़ना है। तो मेंस के चीज़ पेपर 3 के एनर्जी सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। आपको पता है इम्पोर्ट डिपेंडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी,
टेक्नोलॉजी और ट्रांजिशन के मामले में भी पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस, पॉलिसी डिज़ाइन, रेगुलेटरी प्राइवेटाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूल एक्सेस में पढ़ेंगे। जीएस पेपर 1 में ये हाउस होल्ड एनर्जी यूज, अर्बनाइजेशन, सोशल वेलफेयर में पढ़ेंगे। ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलियंस, सेल्फ रिलायंस, स्टेट कैपेसिटी, ट्रांजिशन टू क्लीनर, कुकिंग में भी पढ़ने को मिल सकता है। प्रीलिम्स के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो मैपिंग है वो ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन सौ देश के आसपास ये होता है, सो एलपीजी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, पीएनजी, एलपीजी, सीएनजी, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सब पढ़ना है। C3 C4 यानी प्रोपेन ब्यूटेन क्या है, उस तरह की चीज़ें आपको फैक्ट्स जरूरी है। अब आके समझते हैं इस पूरे आर्टिकल को। तो आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया का जो एलपीजी डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा गैप है। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है 33.15 मिलियन टन एलपीजी लास्ट ईयर कंज्यूम किया है। कितना? 33.15 मिलियन टन। ठीक है, अब ये आपका कंजम्पशन है और डोमेस्टिक सप्लाई कितना है? सिर्फ 40%। मीन्स वाट एवर यू कंज्यूम डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस करते हैं 40%। ठीक है, इसका मतलब कि 60% कहाँ से आता है बोलिए? इंपोर्ट करते हैं। ये क्लियर है? ये एक फैक्ट है जो आप लिख सकते हैं कि 40% आप सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं जो आप कंज्यूम करते हैं डोमेस्टिकली। इसका मतलब 60% वट एवर यू कंज्यूम इज बीइंग रिपोर्टेड, 60% ऑफ वट एवर यू कंज्यूम। क्लियर? तो टोटल जो डिमांड है वो लगभग 250% इंडिजीनियस प्रोडक्शन का ज़्यादा है। मतलब डिमांड तो ज़्यादा हो गया ना, 250% ज़्यादा है। और एनुअल इंपोर्ट जो है लगभग 150% है डोमेस्टिक एलपीजी आउटपुट का। मतलब एलपीजी आप जो प्रोड्यूस करो उससे बहुत ज़्यादा आपका एनुअल इंपोर्ट है। ठीक है, तो 33.15 मिलियन टन कंजम्पशन हुआ, 40% याद रखिएगा। क्या बोलना है मेरे साथ? बोलिए। 40% डोमेस्टिक सप्लाई। कितना सप्लाई? 40%। और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? 60%। जो किसका ये परसेंटेज किसका है? इस जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो आप मान लीजिए 100 रुपये आप कंज्यूम कर रहे हैं, 100 मतलब यूनिट, 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो 40 यूनिट कौन दे रहा है? भारत देश खुद अपनी मिट्टी से निकाल के दे रहा है। और 60 कौन दे रहा है? बाहर से लेके हम आ रहे हैं। तो ये नुकसान हो गया ना हमारे लिए। यहीं से तो सारा ये खेल है। ठीक है, अब जो सवाल ये है कि ये जो माइनर बैलेंसिंग गैप नहीं है, एक सीरियस मिसमैच है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में। और यहीं हम जो है रणनीतिक के तौर पे स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी में चले जाते हैं जब भी कोई भी क्राइसिस होता है हमारे पास। ये क्लियर है? अब है कि हाउस होल्ड एलपीजी है वो बहुत ज़्यादा जो घरों को एलपीजी पे डिपेंडेंस होना सीरियस क्यों है, इस बात को समझिए। तो देखिए, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं या जो भी एलपीजी यूज़ होता है इंडिया में, वो ज़्यादातर हाउस होल्ड लेवल पे यूज़ होता है। मात्र 10%, ये फिर एक फैक्ट है जो ध्यान रखिएगा मेरे साथ, बोलिए कितना? 10% से भी कम कॉमर्शियल तौर पे एलपीजी यूज़ होता है। जो भी नेशनल लेवल का कंजम्पशन है उसका मात्र 10% से भी कम कॉमर्शियली यूज़ होता है। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो सोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करते हैं कॉमर्शियल। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या है कि मान लीजिए कि हम बाहर से अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री में मेनली तो फीड हो नहीं रहे हैं, ज़्यादातर कहाँ जा रहे हैं? हाउस होल्ड में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री रुक सकती है लेकिन हाउस होल्ड नहीं रुक सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डोमेस्टिक किचन्स में ज़्यादातर इंपोर्ट हुए फ्यूल जा रहे हैं। यहाँ तो 10% से कम ही नेशनल कंजप्शन का है, तो इसलिए ज़्यादा खतरा यहाँ पे है। इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो फ्लेक्सिबल है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट हाउस होल्ड डिमांड इनफ्लेक्सिबल है, ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये इजिली डिफर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वल्नरेबिलिटी एलपीजी का भारत में बहुत ज़्यादा है, राइट? और ये नॉर्मल प्रोडक्ट इंपोर्ट इशू से कहीं ज़्यादा बड़ा इशू है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम हमेशा लंबे समय तक के लिए डिपेंड नहीं हो सकते। ऐसा एक कॉरिडोर बन गया है, ऐसा एक क्राइसिस है जो पहले भी हुआ है और अभी भी होके आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को और एक्सपोज कर दिया है। लगभग 90% इंडिया का जो एलपीजी इंपोर्ट होता है, हम लोग कितना नेशनल कंजम्पशन का कितना इंपोर्ट करते हैं? 60%। ये ध्यान रखिएगा। मान लें हम 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका 60% इंपोर्ट करते हैं। और मान लीजिए कि 100 यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 यूनिट का 90% कहाँ से आता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड कहाँ कितना परसेंट है? 20% यहाँ से पास करता है क्रूड ऑयल। ये सब फैक्ट हमें एग्जाम के लिए एकदम याद रखना है क्योंकि ये सब यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुत बार ये आर्टिकल यूज़ में आ गया है।
तो 90% एलपीजी आपका इंडिया का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब ये जो डिपेंडेबल कॉरिडोर हम नहीं बना सकते क्योंकि अभी जो शॉक आया है इससे हमारे पूरे हाउस होल्ड जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से हॉल्ट कर देगा, वल्नरेबल बना देगा, राइट। तो फ्यूल सिक्योरिटी, हाउस होल्ड फ्यूल सिक्योरिटी के लिए हम इस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अगर टेंशन हट भी जाएगा ना तो भी अनइंटरप्टेड नॉर्मली होगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, राइट। और ये एक स्ट्रेटजिकल कैलकुलेशन बन गया है परमानेंटली लेवल पे। तो हम जैसा जानते हैं कि हॉर्मुज के कितना, मेरे साथ बोलिए, 90% इंपोर्ट, इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उसका 90% कहाँ से आता है, हॉर्मुज रूट से आता है। और ये एक जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इसलिए हम स्ट्रेटजिकल वल्नरेबिलिटी में बन जाएंगे। अब हमें जापान, चाइना और साउथ कोरिया से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये तीनों जो हैं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, एलपीजी। ये तीनों देश इंडिया से ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए उतना खतरा नहीं है जितना इंडिया के लिए है। क्यों पता है? क्योंकि इनका जो ज़्यादातर इंपोर्ट किया हुआ चीज़ें हैं वो हाउस होल्ड में नहीं जाता है, राइट। जापान सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से, चाइना और साउथ कोरिया आल्सो इंपोर्ट लार्जर वॉल्यूम, लेकिन जितना इंपोर्ट किया जाता है ये कहाँ यूज होता है ये मायने रखता है। इंडिया का जो है आप समझते हैं 90% से ज़्यादा हाउस होल्ड के लिए यूज़ होता है। क्या हमारे पास अल्टरनेटिव है? नहीं, इनके पास अल्टरनेटिव्स हैं। अगर नहीं भी आएगा तो दूसरे सोर्सेज से डाइवर्सिफाई कर लेंगे। इनके पास स्टोरेज लेवल है। तो ये तीनों चीज मिल करके इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएट कर रहा है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान का केस है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है देन इंडिया, बट हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी इज लोअर। वहाँ हाउस होल्ड ज़्यादातर 90% का इंपोर्ट के हिस्सा पर डिपेंड नहीं करती है। एलपीजी सिर्फ 40% है हाउस होल्ड का, माने हाउस होल्ड सिर्फ 40% इंपोर्ट किए गए एलपीजी पे डिपेंड करती है, एलपीजी पे डिपेंड करती है, राइट। रेसिडेंशियल फाइनल एनर्जी में 55% इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है जापान में। सिटी गैस एक बहुत बड़ा बेस है रेसिडेंशियल के लिए, राइट। और जापान में लगभग 108.3 डेज का एलपीजी स्टॉक है, रिजर्वेशन स्टोरेज लेवल है, राइट। अभी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है, लेकिन बट मोर क्यूशनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा तकिया उनके सर पे है, तो उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इंडिया के पास ऐसा नहीं है। इंडिया तो 90% हाउस होल्ड, कितना, 90% डिपेंड करता है। और आपका स्टोरेज, आइए बताते हैं स्टोरेज कितना है, ठीक है। दूसरा चाइना का समझेंगे तो लार्ज शेयर ऑफ एलपीजी डिमांड इज ड्रिवन बाय पेट्रोकेमिकल सेक्टर। मतलब हमारे यहाँ जो 90% से ज़्यादा हाउस होल्ड में यूज़ करती है, चाइना में सबसे ज़्यादा एलपीजी डिमांड कहाँ, पेट्रोकेमिकल सेक्टर के द्वारा ड्रिवन किया जाते हैं, राइट। एलपीजी मांग का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र होते हैं, इसलिए वहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया। साउथ कोरिया में भी हाउस होल्ड एनर्जी सपोर्टेड मच मोर बाई नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन जो हाउस होल्ड डिपेंडेंस है एलपीजी का, वो इन सारे कंट्री, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब में क्या है, कम है। जब हम कंट्री लेवल का यहाँ पे आप देखें, हम जैसे मैंने बताया कि एलपीजी डिपेंडेंस इंडिया में क्या है, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस। जापान हाई इंपोर्टर देन इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया लार्जर इंपोर्टर हैं। हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी में बात करेंगे तो इंडिया बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हम डिपेंड कर रहे हैं। वल्नरेबल होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वहाँ से कम होगा, ऑयल नहीं आएगा, तो ना हमारे पास डाइवर्स सोर्स है क्योंकि 90% हम लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और ना हमारे पास स्टोरेज है, ठीक है। और ना हाउस होल्ड एलपीजी के अलावा किसी और सेक्टर पे डिपेंड करता है। इंडिया है कि भैया एलपीजी सिलेंडर एलपीजी से ही करेंगे। दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वहाँ पे लो स्टोरेज, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, सिटी गैस, स्टोरेज स्टॉक है। इंडिया के पास ना स्टोरेज है और ना हमारे पास अल्टरनेटिव है। उसी तरीके से जापान में क्या है, हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम, क्योंकि वहाँ हाउस होल्ड पे डिपेंड ही नहीं करती है एलपीजी पे। बाकी दूसरे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, सिटी गैस पे डिपेंड करती है, उनका स्टोरेज लेवल बहुत ज़्यादा है। इंडिया में, चाइना में मिक्स्ड है हाउस होल्ड वल्नरेबिलिटी, लेकिन ज़्यादातर पेट्रोकेमिकल डिमांड होता है। और साउथ कोरिया में भी नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी से डाइवर्सिफाई किया जाता है हाउस होल्ड डिमांड को। जब इंडिया का स्टोरेज पोजीशन देखेंगे बाकी इन सारे राष्ट्रों से, तो देखिए ऑपरेशनल डे मतलब कि अगर तेल कट कर दिया जाए, रोक दिया जाए बाहर से इंपोर्ट करना, प्रोड्यूस करना, तो कितना दिन तक चलेगा हमारे यहाँ। तो मान लीजिए कि जो भी हमारा इंपोर्ट का लोकेशन है जहाँ पे तेल होता है,
माने इम्पोर्ट होता है तो वहाँ पे होता है, फिर कुछ प्लांट्स के पास होता है, रिफाइनरी के पास होता है, फ्रैक्शनर के पास होता है। ये सब को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो 15 दिन का ऑपरेशनल हमारे पास स्टोरेज है। तो ये तो लगता है अरे वाह बहुत बढ़िया है, 15 दिन चल जाएगा। लेकिन जब हम डीप स्टोरेज बात करेंगे, ऑपरेशनल को हटा करके भूमिगत भंडारण, मतलब हमारे पास लैंड में स्टोरेज कितना है ये, तो ये 60 मिलियन टन है TMT एट विशाखापट्टनम और 80 TMT एट मंगलुरु कर्नाटका। और ये सिर्फ 1.5 दिन ही चल सकता है नेशनल डिमांड का, सिर्फ 1.5 दिन। अब आप पहला नंबर तो बहुत सिस्टम इज नॉट एम्प्टी लगता है, लेकिन दूसरा नंबर रिजर्वेशन प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी थीन एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देयर वेयर वी आर वेरी वल्नरेबल एंड वीक। तो ये केस है, हमारा स्टोरेज इतना कम है, आप सोच सकते हो ऑपरेशनल 15 डेज है, बट ऑपरेशनल से क्या हो तो ऑपरेशनल है, बट स्टोरेज मतलब जो नो यूज है कहीं भी, भूमिगत भंडारण है 1.5 है। ये केस हमारा वहाँ पे नहीं है, जैसा हमने जापान में देखा था 108.59 डेज के लिए उनका स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ग्लोबल एक्सपोर्टेबल LPG का। तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मात्र है जो न्यूट्रल मार्केट से खरीद रहा है, और भी लोग तो हैं, जैसे 4 एशियाई देश, चाइना, जापान, इंडिया एंड ऑल, ये सब लोग लगभग 4 एशियन कंट्रीज, ओवर हाफ ऑफ द मैंने 50% से भी ज़्यादा जो वर्ल्ड का एक्सपोर्टेबल LPG पूल है उसका 4 एशिया देश सिर्फ इंपोर्ट करता है, ऑब्जर्व करता है। तो आप सोचिए कि कितना कंपटीशन है, और हर तरह से, मतलब पेट्रोकेमिकल के लिए, हाउस होल्ड के लिए, कुकिंग एंड हीटिंग के लिए, ऑटो गैस के लिए। तो एक्सपोर्टल LPG पूल वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, वो एक लिमिटेड जगहों से आता है और कुछ चंद एशिया कंट्री ही उसको, फ्यू एशियन बायर्स उसके द्वारा बहुत हैवी क्लेम किया जाता है, डिमांड किया जाता है। तो आप सोचिए कि यही 4 देश सबसे ज़्यादा डिमांड करता है और लिमिटेड जगहों से आता है। तो इसलिए कोई भी सस्टेन लॉस ऑफ गल्फ सप्लाई, अगर गल्फ सप्लाई अपना बंद कर देगा तो वहाँ से क्विकली क्या होगा, मार्केट टाइट हो जाएगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत हैवी है और लिमिटेड सप्लाई है, पूल बहुत कम है, ठीक है। तो दैट्स द केस विच वी डिस्कस्ड हियर। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इंडिया को करना चाहिए कि भाई सिर्फ LPG पे हाउस होल्ड को निर्भर मत रखो, ठीक है। जैसे कि अभी डिसरप्शन के दौरान रिफाइनर को कहा गया था कि आप प्रोपेन और ब्यूटेन जो कुकिंग गैस LPG के लिए होता है उस पर प्रायोरिटाइज करो। रिफाइनरी को बोला गया कि आप प्रोपेन बनाओ, ब्यूटेन बनाओ, जो कि थ्रू मतलब LPG आप बनाओ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया कमर्शियल सप्लाई के बजाय आप ये किचन में गैस देना है, तो रिफाइनरी को बोला गया प्रोपेन और ब्यूटेन बनाओ। तो इसी तरीके से जो आपको है डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और ये कंटिन्यूलॉजी को कंटिन्यू करना होगा। जो डोमेस्टिक LPG है और रिफाइंड ऑरिजिन जो C3 C4 प्रोपेन ब्यूटेन है उसको पहले हाउस होल्ड के लिए रिजर्व कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल यूजर्स हैं उनको अपना फीड स्टॉक इम्पोर्ट करना होगा अलग से, और गवर्नमेंट जो है सेम प्रोटेक्टेड पूल से दोनों को नहीं डिफेंड करेगा, किचन और इंडस्ट्री का, दोनों का मांग अलग होगा, दोनों का डिफेंड अलग होगा। दूसरा कि LPG का भंडारण उसको बड़ा करना होगा, 2 से 3 हफ्तों का कम से कम करना होगा। अभी 1.5 दिन है, उसको 14 दिन या 21 दिन का करना होगा। 14 दिन करने के लिए 1.3 मिलियन टन चाहिए होगा और 21 डेज़ के लिए 1.9 मिलियन टन चाहिए होगा। तो ये जो लार्ज जंप है करंट कैवर्न कैपेसिटीज के द्वारा, और ये मिनिमल स्केल फॉर मीनिंगफुल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। पॉलिसी रिस्पॉन्स यही है कि भाई हम लोग जो है इलेक्ट्रिक कुकिंग्स में भी जहाँ जहाँ अर्बन सेक्टर या सेमी अर्बन इंडिया में हो सकता है वहाँ पे कैंपेन चला करके इसको करना चाहिए, और एक सीज़न पे सिर्फ ना हो कि गर्मी के समय सिर्फ बना रहे हैं, ये थ्रू आउट द सीजन होना चाहिए। और रिलायबल पावर सेक्टर को कैपेसिटी को बढ़ा करके और ज़्यादा से ज़्यादा वायरिंग, एडिक्वेट वायरिंग जो पर्याप्त होना चाहिए, इंडक्शन एक्सेस होना चाहिए, उस पर इसको फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी होता है इसमें हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ LPG अगर हम लोग मान लीजिए कि करते हैं तो LPG इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा, और साथ साथ PNG जो पाइपलाइन गैस का बनता है, तो इन सब पे ध्यान हमें देना चाहिए। PNG बढ़ाना चाहिए, आपका इलेक्ट्रीफाई करना चाहिए, इलेक्ट्रिक इंडक्शन एंड ऑल, वायरिंग वगैरह अच्छा करके पावर सेक्टर को, ग्रिड बेस्ड पावर सेक्टर के जो चैलेंजेस है उसको बेहतर करके करना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि स्ट्रक्चरल मिसमैच है सिस्टम में, उसको हमें फोकस करना चाहिए। और डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में, ये हमें वल्नरेबल बनाता है।
एक सिंगल कॉरिडोर गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या फिर गल्फ नेशन के अराउंड हमारा जो इंपोर्ट है 90% वो सेंट्रिक है, तो वो उस पर फोकस करना चाहिए और डिपेंडेंस जो है हाउस होल्ड किचन का एलपीजी पे कम करना चाहिए। तो ठीक है, और ये जो है इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान दे दें तो आगे हम लोग इस मिसमैच को कम कर सकते हैं बहुत सारे ये करके। जैसे हम लोगों ने बताया, हाई डिमांड, लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, 60% इम्पोर्ट, 90% बाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाउस होल्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंस है, स्टोरेज वीक है, स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी करता है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया में हमने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्ट्स है, हमसे ज़्यादा है, बट उनका जो स्टोरेज है वो ज़्यादा है, उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होते हैं, उनका अपना गैस नेटवर्क है, राइट। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सेपरेट इंडस्ट्रियल और फीड स्टॉक इंपोर्ट रखना चाहिए इंडस्ट्री और किचन के लिए। 2 से 3 वीक का बफर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कुकिंग को प्रमोट करना चाहिए और पीएनजी को एक्सपेंड करना चाहिए, पाइप नेचुरल गैस को। ठीक है, तो दिस इज ऑल विच वी डिस्कस्ड हियर राइट नाउ, यू कैन समराइज फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच।